Welcome friends in a new lecture of PYQ series in which we discuss the question number 11. So what question number 11 says, a copper wire of length 10 meter and okay, there's a copper wire which have a length 10 meter and the radius will be, suppose that a radius will be given as, radius is 10 minus 2 divided by pi meters. Okay, and it has the electrical resistance 10 ohm and the current density we have to find, that is current density. Okay, and but here is the electric field will be given as 10 वोल्ट पर मीटर. ओके, सो हमें ये सब चीज़ें गिवन है एंड करंट डेंसिटी फाइंड करना है. करंट डेंसिटी क्या होती है हमारे पास? करंट डेंसिटी इज नथिंग, करंट फ्लोइंग पर क्रॉस सेक्शनल एरिया मीन्स आई बाय ए. एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ आई? आई इज सिंपली वी बाय आर. आर वी हैव टू गिवन एंड व्हाट इज वी? फ्रॉम दिस वी नो दैट द वोल्टेज इज नथिंग ई डॉट डी, where d is the length of wire and e is the electric field in the wire. So there is a v हो जाएगा हमारे पास e डॉट डी. e कितना है मेरे पास? 10 वोल्ट और लेंथ कितनी है वायर की? 10. सो मेरे पास वोल्टेज कितना हो जाएगा? 100 वोल्ट हो जाएगा और रजिस्टर मुझे गिवन है. ओके, सो मैं आई निकाल सकता हूँ. आई मेरे पास हो जाएगा 100 डिवाइड बाय आर कितना था मेरे पास? 10 ओम. सो सिंपली डिवाइड कर देंगे इसको 10 से, तो मेरे पास आ जाएगा ये 10 एम्पेयर करंट. अब मेरे पास निकालना क्या है मेरे को? करंट डेंसिटी. करंट डेंसिटी क्या होता है मेरे पास? आई बाय ए. आई है मेरे पास 10 और एरिया कितना होता है वायर का? पाई आर स्क्वायर. और मेरे को आर कितना गिवन है? आर गिवन था मुझे 10⁻⁻² डिवाइड बाय रूट पाई. 10⁻⁻² डिवाइड बाय रूट पाई का होल स्क्वायर. सो इसको सोल्व कर लेंगे. सिंपली क्या आ जाएगा मेरे पास? 10 डिवाइड बाय पाई 10⁻⁻4 हो जाएगा और इधर पाई बचेगा. पाई से पाई कैंसिल आउट हुआ. 10⁻⁻4 ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा? 1+4. सो 10⁻5 आ जाएगा मेरे पास एम्पेयर मीटर स्क्वायर. फाइनल आंसर हमारा. लेट्स चेक इन द ऑप्शंस. सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर. Thank you guys, that's my time. Okay friends, let's start the question number 12. Okay, question number 12 says us, a spherical conductor of radius 10 centimeter has a charge q equals to 3.2 into 10⁻⁻7 coulomb uniformly distribution. Okay, what is the magnitude of electric field at a 15 centimeter? Okay, from the center, from center से. ठीक है, हम ड्रॉ कर लेते डायग्राम. क्या है हमारे पास? सपोज कर लीजिए हमारे पास ये स्पेयर है, कंडक्टर है, तो सारा चार्ज कहाँ पर होगा? इसका सारा चार्ज आउटसाइड होगा. एंड रेडियस कितना गिवन है? 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर पे मुझसे पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा. क्वेश्चन क्लियर है. और हम आउटसाइड से देखेंगे कंडक्टर को तो हमारे को कैसा दिखेगा? सारा चार्ज सेंटर पे दिखेगा. सो मीन्स ऐसा कुछ दिख रहा होगा क्यू सेंटर पे और यहाँ से 15 सेंटीमीटर पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है. ये ऐसा क्वेश्चन दिख रहा होगा. इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? के क्यू बाय आर स्क्वायर. आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम वेयर चार्ज टू पॉइंट वी हैव टू फाइंड. वैल्यू ऑफ के इज 9 into 10⁻⁹. Charge is given as 3.2 into 10⁻⁻7. And what is the value of R? R will be 15 into 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर. इतना पार्ट सबको क्लियर है? लेट्स सोल्व दिस क्वेश्चन. सो मैं आपको कैलकुलेशन करनी भी बता रहा हूँ इसमें कि किस टाइप से आप कैलकुलेशन कर सकते हो अपने. आप सिंपली इसको अप्रोक्सीमेट मान के कर सकते हो. 9 into 3.2 कितना आ रहा होगा? 27 के अराउंड आ रहा होगा आपका. और ऊपर 9 है, यहाँ -7 है, तो 10⁻2. नीचे 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 एंड 10⁻⁻2 का स्क्वायर 10⁻⁻4. सो ये ऐसा कुछ बन रहा होगा मेरे पास 10⁻6 में, है ना. मैं इसको सोल्व करता हूँ, काटता हूँ इसको. सो मेरा पॉइंट आ रहा है, पॉइंट लगाऊंगा तो ये 270 हो जाएगा मेरे पास. 270 मतलब 225 से कम है तो 1 पे ही जाएगा, मतलब डबल से तो बहुत कम. तो ये ऐसा कुछ आ रहा होगा 1.2 इंटू 10⁻6. बट हमें आंसर 1 पॉइंट में दिया है तो मैं इसको 1 पॉइंट में लिखूंगा. सो मेरे पास 10⁻5 में आ जाएगा. ये मेरे पास बन रहा होगा 1.2 इंटू 10⁻5 में आंसर. सो लेट्स चेक इन द ऑप्शन. सो 10⁻5 का ऑर्डर का ऑप्शन हमारे पास ए ही है. तो मैंने आपको इसमें कैलकुलेशन करना भी बता दिया. आप इस तरीके से अप्रोक्स होकर 10 के ऑर्डर में आंसर फाइंड कर सकते हो. थैंक यू गाइस. Okay, let's start the question number 13. Question 13 says an electron falls from the rest, okay, through a vertical distance h. मान लीजिए कुछ वर्टिकल डिस्टेंस है h, यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है हमारे पास? गिर रहा है. फॉल मतलब कि रेस्ट पे होगा. ठीक है. ओके. एंड वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड्स. अपवर्ड क्या है मेरे पास? इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है E. ठीक है. ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मान लीजिए केस 1 था मेरे पास. केस 2 में क्या बोल रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मैंने क्या कर दी? रिवर्स कर दी, मतलब कि डाउनवर्ड कर दी. विद द मैग्नीट्यूड सेम. ओके. अ प्रोटॉन अलाउज टू फॉल. अब क्या कर रहे हैं हम? प्रोटॉन को गिर रहे हैं नीचे. प्रोटॉन भी गिर रहा है मतलब रेस्ट से गिर रहा होगा. ठीक है, इतना पार्ट क्लियर है मुझे. सेम हाइट से गिर रहा है एच. ठीक है जी. ओके. उसके बाद क्या है? टाइम ऑफ फॉल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन.
ओके एंड ओके, हमें बताना है कि जो टाइम ऑफ फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन है और उसमें टाइम ऑफ फॉल ऑफ प्रोटॉन, इन दोनों में क्या रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन है, ठीक है, रिलेशन बताना करना है। क्वेश्चन क्लियर हुआ? फर्स्ट केस में हमें इलेक्ट्रॉन गिर रहा है एच हाइट से, इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड से, फॉल हो रहा है मतलब रेस्ट से गिर रहा है। सेकंड केस में क्या हमारे पास प्रोटॉन गिर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट है, इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड है, मतलब इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कितनी लग रही होगी, नीचे लग रही होगी, क्यू की फोर्स, एंड प्रोटॉन पर क्या दर लग रही होगी, प्रोटॉन पर भी क्यू नीचे लग रही होगी, ठीक है। अब क्यू ऑफ प्रोटॉन एंड क्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी सेम एज ई, इतना पार्ट क्लियर है। एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी वेरी लेस देन मास ऑफ प्रोटॉन, ये पॉइंट भी क्लियर है। ई दोनों केसेस में सेम है, ई एंड एच आर सेम, इतना मुझे समझ में आता है। अब मैं एक जनरल केस मान के चलता हूँ कि मेरे ऊपर से गिर रहा है और फोर्स क्या होती है मेरे पास, मास इंटू एक्सेलरेशन होती है, इसको कंसिडर करेंगे, ठीक है, और सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से मेरे पास एक्सेलरेशन क्या आ जाएगी और फोर्स कितनी है, क्यू ई, तो एक्सेलरेशन मेरे पास फोर्स इंटू फोर्स बाय मास आ जाएगी, दैट इज क्यू ई बाई एम। इतना सबको क्लियर होगा। अब मैं मान लेता हूँ कोई एच हाइट से कोई इलेक्ट्रॉन गिरता है विद एक्सेलरेशन क्यू ई बाई एम, सो उसको टाइम कितना लगेगा, इक्वेशन लिखो एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब मुझे पता है यू कितना है मेरे पास, जीरो, सो इक्वेशन क्या बन जाएगी, एस इक्वल्स टू हाफ ए टी स्क्वायर। और मेरे पास इसको टी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, टू एस बाई ए की वैल्यू पुट करूँ तो कितना आ जाएगा, टू एस क्यू ई बाई एम आ जाएगा। सो एस कितना होता है मेरे पास, एच था ना, तो इसको सारी वैल्यू इसको पुट कर देता हूँ, अंडर रूट टू एच क्यू ई एम टाइम्स, ये मेरे पास बन जाएगा। अब मैंने क्या बताया, दोनों के लिए क्या क्या चीज़ सेम है, एच सेम है दोनों के लिए, ई सेम है और क्यू सेम है, दिस आर सेम। सो मैं टी को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि मेरे पास टी इक्वल्स टू, ये कोई कॉन्स्टेंट है और अंडर रूट एम है, मीन्स टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ एम। इतना पार्ट मेरे को क्लियर हो गया। यहाँ से ऑब्जर्वेशन क्या है मेरी, ऑब्जर्वेशन टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ एम। अब मुझे पता है टी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए क्या आ जाएगा मेरे पास, रूट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और टी ऑफ प्रोटॉन के लिए रूट एम। अब मुझे पता है मास ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा होता है, मतलब कि टाइम ऑफ प्रोटॉन को गिरने में ज़्यादा टाइम लगा और इलेक्ट्रॉन को कम। अब क्वेश्चन देखते क्या बोल रहा है, टाइम ऑफ फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंपैरिजन टू द टाइम ऑफ फॉल ऑफ प्रोटॉन, टाइम ऑफ फॉल ऑफ प्रोटॉन की क्या लगेगा, स्मॉलर लगेगा हमें, सो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरा आंसर। ओके, कम टाइम लगेगा इलेक्ट्रॉन को गिरने में एज कम्पेयर टू प्रोटॉन के। थैंक यू गाइस, दैट्स माय टाइम। ओके लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 सेज अस कि अ पार्टिकल है, इसका मास m है एंड चार्ज q है इस पे, और वो रेस्ट पे है पार्टिकल, ठीक है, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमें गिवन है E, ठीक है, उसमें रिलीज किया गया देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल आफ्टर डिस्टेंस y, ठीक। सो क्वेश्चन समझे तो हम क्या है, मान लीजिए मेरे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है E, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मूव है और ये हमारी, और कोई चार्ज पार्टिकल है विद मास m एंड चार्ज q, ठीक है। अगर ये कुछ y डिस्टेंस मूव कर रहा तो इसके पास इस पॉइंट पे हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, वो फाइंड करने के लिए हमें बोला गया है। सो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है मेरे पास, हाफ एम वी स्क्वायर, फॉर काइनेटिक एनर्जी हमें मास तो पता है कितना होगा, हमें वी फाइंड करना पड़ेगा, वी निकाल लेते हैं हम क्या होगा हमारे पास, ठीक है। लेट्स सोल्व, सपोज कर लेता हूँ मैं इसके इक्वेशन लिखता हूँ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू एस। इनिशियली क्या बोला गया हमें, रेस्ट से मूव कर रहा है, रेस्ट से, तो रेस्ट से मूव कर रहा है मतलब यू इक्वल टू कितना है हमारे पास, जीरो, सो वी स्क्वायर इक्वल टू टू एस आ जाएगा मेरे पास। टू ए क्या होगा मेरे पास, इस पर फोर्स कितनी लग रही होगी, क्यू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है तो, और एफ इक्वल्स टू क्या होता है एम ए क्यू ई, सो यहाँ से एक्सेलरेशन क्या लिख सकता हूँ मैं, क्यू ई बाई एम। इतना पार्ट सबको क्लियर है, ठीक है, लेट्स सोल्व फर्दर, क्यू ई बाई एम एंड मूव डिस्टेंस विल बी वाई, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर। नाउ पुट इन द काइनेटिक एनर्जी इक्वेशन, हाफ एम वी स्क्वायर की वैल्यू पुट करूँगा तो कितनी आ जाएगी, टू क्यू ई वाई बाई एम, टू टू से टू कट गया, एम से एम कट गया, सो हमारे पास क्या बचेगी काइनेटिक एनर्जी, मेरे पास काइनेटिक एनर्जी आ गई क्यू ई वाई। ओके, इट इज इजी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। ओके, थैंक यू गाइस। Okay, let's start the question number 15. What question number 15 says us, mass of a bulb will be 30 into 30.7 into 10 to the power minus 6 kg, and what is the charge, 2 into 10 to the power minus 8 कूलम। ओके, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया जिसका मैग्नीट्यूड है 20,000 वोल्ट पर मीटर। हमें टेंशन फाइंड करने को बोला गया है और जी की वैल्यू कितनी की है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वैल्यू की। ओके, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या सीनेरियो है। एक बोब है, वो यहाँ से रस्सी से लटका हुआ है, इसका मास m है, तो नीचे फोर्स लग रही होगी mg, सो इसका वेट कितना हो जाएगा mg के बराबर, मास कितना है 30.7 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इंटू जी की वैल्यू 9.8, सो इतना न्यूटन हमारे पास वेट लग रहा होगा। इतना पार्ट क्लियर है। ओके, आगे फर्दर मूव करते हैं। अब इस पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाइए मास m और q चार्ज के साथ, इस पर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही होगी तो इस पर फोर्स लग रहा होगा q, सो फोर्स इक्वल्स टू q,
तो इस फोर्स को कंसिडर करें, चार्ज कितना है मेरे पास 2 × 10⁻⁻⁸ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड 20,000। इसको सोल्व करके 2 × 2 4 और 10⁻⁴ -4 बन जाएगा। इतना न्यूटन मेरे पास क्या लग रहा होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा होगा। अब सिंपली ये दोनों फोर्सेस के कारण कैसा मूव हो गया होगा, ये ऐसा मूव कर रहा होगा, यहाँ पर पेंडुलम आ गया होगा, इस पे स्ट्रिंग के अंदर क्या फोर्स होगी, टेंशन, जो कि मुझे फाइंड करनी है। नीचे क्या लग रहा होगा, mg, आगे क्या लग रहा होगा, qe। सो इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स लग रहा होगा टेंशन के बराबर। सो टेंशन इज नथिंग जस्ट द रिजल्टेंट ऑफ qe का स्क्वायर एंड mg का स्क्वायर। qe फोर्स हमने फाइंड किया था, क्या आया था 4 × 10⁻⁻⁴ का होल स्क्वायर एंड mg फोर्स हमने फाइंड किया वो कितना आया 30.7 × दिस। इसको अप्रोक्स कर लेता हूँ मैं थोड़ा सा ताकि इजी कैलकुलेशन हो जाए, 10 मान के चलता हूँ। सो कितना आ जाएगा मेरे पास 30.7 × 10⁻⁻5। ओके 30.7 × 10⁻⁻5 का होल स्क्वायर। ओके सो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 × 10⁻⁻8 प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा 30.7 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 10⁻⁻10। ओके सो मैं सोल्व करूँ तो 10 की पावर मैंने -8 कॉमन ले लिया यहाँ से दोनों से। सो मेरे पास क्या बनेगा 16 प्लस 30.7 और इसके का होल स्क्वायर और 10⁻⁻2 ये बचेगा और टोटल का अंडर रूट। सो इसको आगे फर्दर सोल्व करूँ तो कितना बनेगा मेरे पास, ये बाहर आ जाएगा 10⁻⁻4 है ना, और यह बन जाएगा मेरे पास 16 प्लस इसको अंदर ले ले तो 10⁻⁻1, तो ये मेरे पास 3.07 का होल स्क्वायर बन रहा है ना, विच इज नियरली अबाउट 9 के समथिंग। तो 16 + 9, तो मेरा आंसर ऐसे आ रहा होगा समथिंग 16 + 9 25 के आसपास होगा। सो मेरा ये आंसर आ रहा होगा 10⁻5 × 10⁻⁻4 के अराउंड। लेट्स चेक द ऑप्शंस। 5 × 10⁻⁻4, ओके दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ओके आप इस तरीके से अप्रोक्सीमेशन यूज करके आप अपना आंसर फाइंड कर सकते हो, ठीक है। ओके